गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका मिशन 2020 कंपटीशन क्लासेज खानपुर में। देखिए दोस्तों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक जो है हमारा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग पूछा जाता है। और वो टॉपिक है दोस्तों भारतीय संविधान का भाग 3, और भाग 3 में है मौलिक अधिकार। देखिए दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। सबसे पहले हम उसकी पृष्ठभूमि जानेंगे कि कहाँ से मौलिक अधिकारों का जन्म कहाँ पर हुआ, किस प्रकार से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया। उसके बाद हम जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनके संबंध में स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों फिर करते हैं अपन स्टार्ट। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की, तो देखिए मौलिक अधिकारों की अगर बात करें तो भारतीय संविधान के दोस्तों भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है, यानी कि उल्लेख किया गया है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, वैसे देखिए मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान में अनुग्रहित किए गए हैं, यानी कि संविधान में इन्हें समाहित किया है, वो किया है दोस्तों अमेरिका के संविधान से। इसको हमारे संविधान में ग्रहण किया है दोस्तों। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? अमेरिका के संविधान से। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं संविधान की पृष्ठभूमि की, मौलिक अधिकारों की पृष्ठभूमि की अगर दोस्तों हम बात करें तो सर्वप्रथम अगर हम बात करते हैं तो मौलिक अधिकारों का जो जन्म है दोस्तों वो ब्रिटेन में हुआ है। कहाँ पर हुआ है दोस्तों? ब्रिटेन में। तो मौलिक अधिकारों के अगर जन्म की बात करते हैं दोस्तों, तो मौलिक अधिकारों का जो जन्म है वो हुआ है दोस्तों ब्रिटेन में। कि अगर जन्म की बात करें तो ये है दोस्तों, जन्म हुआ है ब्रिटेन में 1215 ईस्वी में। देखिए दोस्तों, 1215 ईस्वी का जो अधिकार पत्र था उसे हम मौलिक अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहते हैं। यानी कि हम बात करें कि मौलिक अधिकारों का जो अधिकार पत्र हैं, 1215 का जो अधिकार पत्र हैं, उसे मौलिक अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1215 के अधिकार पत्र को मौलिक अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। देखिए, अगर दोस्तों जन्म की बात करते हैं तो जन्म हुआ है ब्रिटेन में 1215 में, और 1215 का जो अधिकार पत्र था दोस्तों उसे मौलिक अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब देखिए, अगर हम बात करें कि मौलिक अधिकारों को सर्वप्रथम कौन से देश के संविधान में लागू किया गया, समाहित किया गया, तो देखिए सबसे पहले अगर मौलिक अधिकारों को समाहित किया गया तो वो किया गया था दोस्तों अमेरिका के संविधान में। अमेरिका के संविधान में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों को समाहित, यानी कि मौलिक अधिकारों को समाहित किया गया था। या फिर हम यूँ कहें कि अमेरिका ने अपने संविधान के माध्यम से अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं 1945 में, यानी कि 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को
यूएनओ की स्थापना हुई दोस्तों। और यूएनओ के एक अंग सामाजिक आर्थिक परिषद, यूएनओ की सामाजिक आर्थिक परिषद एक अंग था, सामाजिक आर्थिक परिषद। सामाजिक आर्थिक परिषद ने दोस्तों अगर हम बात करें तो 1946 में श्रीमती एलोनोरा रूजवेल्ट, श्रीमती एलोनोरा रूजवेल्ट की अध्यक्षता में दोस्तों मानवाधिकार आयोग का गठन किया, मानवाधिकार आयोग का गठन किया। तो देखिए 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित यूएनओ की सामाजिक आर्थिक परिषद ने 1946 में दोस्तों हम बात करें तो श्रीमती एलोनोरा रूजवेल्ट की अध्यक्षता में मानव अधिकार आयोग की स्थापना की। और दोस्तों इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ ने यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा की। तो देखिए दोस्तों अगर हम इस आयोग की बात करें तो आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही, आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही दोस्तों यूएनओ ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा की। और दोस्तों तभी से हम 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए दोस्तों तभी से हम इस 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके रूप में मनाते हैं दोस्तों मानवाधिकार दिवस के रूप में। आगे अगर हम बात करें दोस्तों भारत की, अगर हम बात करते हैं तो भारत में किस प्रकार से मौलिक अधिकारों के बारे में सर्वप्रथम किसने मांग की है, तो हम बात करते हैं दोस्तों 1895 की। अगर हम बात करें दोस्तों 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों स्वराज विधेयक में, इसमें दोस्तों 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक में सर्वप्रथम भारत में मौलिक अधिकारों की मांग की। उसके बाद अगर देखा जाए दोस्तों भारत के संदर्भ में हम बात करें तो भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो दोस्तों 1925 ईस्वी में हम बात करते हैं तो श्रीमती एनी विसेंट ने दोस्तों कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया एक्ट या बिल, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में मौलिक अधिकारों की मांग की। तो भारत में देखें तो दोस्तों सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक में मौलिक अधिकारों की मांग की गई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1925 में तो श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया एक्ट में भी मौलिक अधिकारों की मांग की गई। उसी प्रकार अगर हम दोस्तों बात करें, देखिए अगर हम बात करते हैं दोस्तों 1928 में नेहरू रिपोर्ट जो कि मोतीलाल नेहरू ने पेश की थी, तो इस नेहरू रिपोर्ट में भी कहीं न कहीं मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया था दोस्तों, यानी कि नेहरू रिपोर्ट में भी हम बात करते हैं तो मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। आगे देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मौलिक अधिकारों से संबंधित जो प्रस्ताव था, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ और कराची अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले थे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए दोस्तों 1931 की अगर हम बात करते हैं
1931 की, तो 1931 में दोस्तों कांग्रेस का, किसका दोस्तों, कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इस कराची अधिवेशन में बात करें तो मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया दोस्तों, मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया। तो 1931 का जो कराची अधिवेशन था दोस्तों, उसमें मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था और मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसी प्रस्ताव के आधार पर, यानी कि जो कि कराची अधिवेशन में पारित किया गया, इसी प्रस्ताव के आधार पर अगर हम बात करें तो हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, उन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में मौलिक अधिकारों की मांग की थी। उसी प्रकार आगे हम देखते हैं दोस्तों, तो 1941 में एक कमेटी गठित की गई थी, जिसका नाम था, वो गठित की गई थी तेज बहादुर सप्रू समिति। तो दोस्तों ये तेज बहादुर सप्रू समिति जो थी, इसने भी मौलिक अधिकारों को संविधान में लागू करने की कोशिश की थी। तो इस प्रकार से हम दोस्तों देखते हैं कि हमारे जो मौलिक अधिकारों की जो पृष्ठभूमि है वो किस प्रकार से रही है। आगे हम बात करें तो देखो, एक संविधान सभा की भी अगर हम बात कर ले तो संविधान सभा में भी दोस्तों जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनकी अध्यक्षता में ही मौलिक अधिकारों के लिए और अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए एक समिति का गठन किया गया था। उसी प्रकार मौलिक अधिकारों के संबंध में दोस्तों एक उप समिति का भी गठन किया गया था, वो किया गया था दोस्तों JV कृपलानी की अध्यक्षता में। तो इस प्रकार से हमारी जो मौलिक अधिकारों की पृष्ठभूमि है उसके बारे में हमने चर्चा की। देखिए दोस्तों, अब दोबारा से बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले दोस्तों हम बात करें तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लेखित हैं और ये जो प्रावधान है वो हमने दोस्तों ग्रहण किया है अमेरिका के संविधान से। पृष्ठभूमि की बात करें तो दोस्तों सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों का जो जन्म है वो हुआ है ब्रिटेन में 1215 ईस्वी में। देखिए दोस्तों, 1215 ईस्वी का जो अधिकार पत्र था दोस्तों, उसे मौलिक अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि मौलिक अधिकार सर्वप्रथम कौन से देश के संविधान में, कौन से देश के नागरिकों को प्रदान किए गए, तो अमेरिका एक पहला देश था जिसने अपने संविधान के माध्यम से अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए। उसी प्रकार अगर आगे हम बात करते हैं तो हमारे जो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की जो स्थापना की गई थी, तो उसका एक अंग सामाजिक आर्थिक परिषद ने 1946 में दोस्तों श्रीमती एलेनोरा रूजवेल्ट की अध्यक्षता में मानव अधिकार आयोग का गठन किया। और इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही हम बात करते हैं तो UNO ने 10 दिसंबर 1948 को दोस्तों मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा की और 10 दिसंबर से ही हमने मानव अधिकार दिवस मनाने शुरू कर दिया था। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे भारत देश की, तो भारत देश में सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज विधेयक में मौलिक अधिकारों की मांग की। उसी प्रकार 1925 में दोस्तों श्रीमती एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में मौलिक अधिकारों की मांग की है। उसके बाद हम बात करते हैं 1928 में नेहरू रिपोर्ट की, तो नेहरू रिपोर्ट में भी कहीं न कहीं हमने मौलिक अधिकारों को शामिल किया था। उसके बाद अगर दोस्तों बात करते हैं कि 1931 में दोस्तों 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता की थी हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो मौलिक अधिकारों से संबंधित जो प्रस्ताव था वो दोस्तों कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित किया गया था और इसी प्रस्ताव के आधार पर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में 1931 में मौलिक अधिकारों की मांग की।
और इसी प्रकार से हम बात करें दोस्तों तो 1941 में तेज बहादुर सप्रू समिति ने मौलिक अधिकारों को संविधान में लागू करने की कोशिश की है दोस्तों। और हमारी जो संविधान सभा थी उसमें भी कहीं न कहीं हमने मौलिक अधिकारों के संबंध में अगर देखा जाए तो एक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल के अध्यक्षता में, उसी प्रकार एक उप समिति जे.बी. कृपलानी की अध्यक्षता में गठित की थी। तो देखिए दोस्तों, ये तो हमारे जो भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि थी वो हुई। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों मौलिक अधिकारों के संबंध में, किस प्रकार से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का कौन कौन से अनुच्छेद में किस प्रकार से उल्लेख किया गया था। दोस्तों देखिए, ये जो सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं उसका मैं कहीं न कहीं आपको जो पीपीटी है, जो इस प्रकार की जो सामग्री है वो आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी जाएगी जिसमें टेलीग्राम चैनल की लिंक होगी और उसमें से आप इसका जो पीपीटी है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, आगे हम बात करें दोस्तों पृष्ठभूमि के बाद, जान लेने के बाद हम बात करते हैं तो मौलिक अधिकार। ये सब जानते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार जो है उनका उल्लेख 12 से 35 तक किया गया है। और अगर हम बात करें मूल संविधान की दोस्तों, तो मूल संविधान की अगर हम बात करते हैं तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे दोस्तों। और वर्तमान की अगर हम बात करें दोस्तों तो वर्तमान में है 6 मौलिक अधिकार। देखिए दोस्तों, मूल संविधान में 7 थे, वर्तमान में 6। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान में एक संशोधन किया गया दोस्तों 44वां संविधान संशोधन, ये किया गया दोस्तों 1978 में। और इस संशोधन के तहत दोस्तों जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था, संपत्ति का मौलिक अधिकार, संपत्ति का मौलिक अधिकार दोस्तों, और संपत्ति के मौलिक अधिकार का जो उल्लेख था दोस्तों अनुच्छेद 31 में। तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 31 को अभी समाप्त कर दिया गया और संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था दोस्तों उन्हें संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के तहत क्या बना दिया दोस्तों, कानूनी अधिकार। तो इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या दोस्तों कितनी है, 6 है। क्योंकि संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों 1978 में अनुच्छेद 31 को समाप्त करके भारतीय संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 का या हम कहें अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकारों की श्रेणी में समाहित किया गया है। अब देखिए हम बात करते हैं दोस्तों स्टेप बाय स्टेप। अनुच्छेद अगर 12 की बात करें तो अनुच्छेद 12 में दोस्तों हैं राज्यों की परिभाषा, राज्यों की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में दोस्तों किसकी परिभाषा है, राज्यों की परिभाषा, जिसमें हम शामिल करते हैं जैसे संघ की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, उसी प्रकार से हम शामिल कर सकते हैं राज्यों की कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को, या फिर कोई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को, या फिर हम कहें राज्य की जो निधि है, निधि, राजनिधि से पोषित संस्थानों को। इन सारी चीज़ों को हम अनुच्छेद 12 में मेंशन किए रखा है हमारे संविधान निर्माताओं ने। और सीधी सी अगर अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता तो यही पूछा जाएगा दोस्तों कि अनुच्छेद 12 में उल्लेखित है तो राज्यों की परिभाषाओं के बारे में अनुच्छेद 12 में उल्लेख किया गया है, जिसमें हम बात करते हैं संघ की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, राज्य की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, उसी प्रकार राज्य निधि से पोषित कोई संस्थाएं या फिर सार्वजनिक उपक्रम, इस प्रकार के जो प्रावधान हैं वो अनुच्छेद 12 में किए गए हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 13 की बात करें तो अनुच्छेद 13 की बात करते हैं दोस्तों, तो जैसे भारत देश की अगर हम बात करें तो संविधान जब निर्मित नहीं हुआ था उससे पहले की बात करें तो इसमें इस प्रकार की लैंग्वेज लिखी हुई है अनुच्छेद 13(1) में कि जो हमारा जो राज्य है
मौलिक अधिकारों से असंगत किसी भी प्रावधान, किसी भी प्रकार के जो विधि है, कानून है, उनको लागू नहीं करेगा। या फिर यूँ कहें कि राज्य कोई इस प्रकार का कानून पहले इस प्रकार का कानून कोई बना दिया है जो कि मौलिक अधिकारों का हनन करता हो, तो वो लागू नहीं किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 13(1) में अगर हम बात करें, अनुच्छेद 13(1) की अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें लिखा हुआ है कि राज्य विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों का हनन करती है, मौलिक अधिकारों का हनन करती हैं। या फिर हम यूँ कहें कि हमारा जो राज्य है कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, ऐसी कोई भी कानून नहीं करेगा जिससे कि मौलिक अधिकारों का हनन होता है। इस प्रकार की जो शब्दावली है दोस्तों, वो लिखी हुई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(1) में। देखिए दोस्तों, उस प्रकार हम बात करते हैं अनुच्छेद 13(2) की। तो अनुच्छेद 13(2) की बात करें दोस्तों, अनुच्छेद 13(2) की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 13(2) में लिखा हुआ है दोस्तों कि संसद कोई किसी भी प्रकार का ऐसा कानून या पारित नहीं करेगी जो मूल अधिकारों से असंगत हो। तो क्या लिखा हुआ है दोस्तों अनुच्छेद 13(2) में? संसद किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कानून पारित नहीं करेगी जो मौलिक अधिकारों से असंगत हो। असंगत का मतलब यानी कि मौलिक अधिकारों का किसी प्रकार से हनन करता हो। अगर ऐसा कोई कानून पारित करती है, वो तब तक पारित नहीं होता जब तक कि वो मौलिक अधिकारों से असंगत हैं। उसी प्रकार अगर हम दोस्तों बात करें अनुच्छेद 13(3) की, तो अनुच्छेद 13(3) की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें विधि, कानून और अधिनियम की परिभाषा के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 13(3) की अगर हम बात करें दोस्तों, तो उसमें विधि क्या है, कानून क्या है, और हम बात करें तो अधिनियम क्या है। तो इनकी जो परिभाषा है इसके बारे में उल्लेख किया गया है दोस्तों। विधि, कानून, अधिनियम की परिभाषा के बारे में उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद 13(3) में किया गया है दोस्तों। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 13(4) की, तो देखिए दोस्तों, ये जो अनुच्छेद था अनुच्छेद 13(4), तो ये दोस्तों भारतीय संविधान में 24वें संविधान संशोधन 1971 के तहत जोड़ा गया दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 13(4) की, तो ये जोड़ा गया है दोस्तों 24वें संविधान संशोधन 1971 के तहत। तो इसमें जो प्रावधान है वो ये हैं कि दोस्तों, जो अनुच्छेद 13(2) में जो उल्लेखित हैं वो सारी चीज़ें अनुच्छेद 2 में जो सामान्य विधियां हैं, विधियों पर जो लागू, केवल सामान्य विधियों पर ही लागू होगा। अनुच्छेद 2 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 2 केवल सामान्य विधि, यानी कि जो सामान्य तौर पर जो कानून बनाए गए थे, यानी कि संसद के साधारण बहुमत से जो कानून बनाए गए हैं उन पर ही अनुच्छेद 13(2) लागू होगा। जबकि जो अनुच्छेद 368 के तहत जो प्रावधान किए गए हैं उन पर अनुच्छेद 13(2) लागू नहीं होगा। क्योंकि देखिए अनुच्छेद 13(2) में क्या है दोस्तों कि संसद किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कानून पारित नहीं करेगी जो कि मौलिक अधिकारों से असंगत हो। यानी कि हम बात करते हैं, अगर
हमारी जो संसद है अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके किसी प्रकार का कोई अधिनियम पारित करती है तो उन पर अगर हम बात करें तो ये प्रावधान लागू नहीं होंगे जो कि अनुच्छेद 13(2) में उल्लेखित हैं। ऐसा प्रावधान किया गया दोस्तों अनुच्छेद 13(4) के तहत, क्योंकि भारतीय संविधान में 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत अनुच्छेद 13 में खंड 4 जोड़ा गया और उसमें ये प्रावधान किया गया कि भाई अनुच्छेद 13(2) में जो प्रावधान हैं वो केवल सामान्य परिस्थितियों में ही लागू हो सकते हैं। सामान्य परिस्थितियों में ही अगर हम बात करें तो वो लागू होंगे, बल्कि जो अनुच्छेद 368 के तहत जो भारतीय संविधान में संशोधन किए गए हैं उनमें ये लागू नहीं किए जाएंगे। इस प्रकार के प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(4) में किया गया है। तो देखिए दोस्तों, अब आगे हम बात करें कितने जो हमारे अनुच्छेद हैं, टोटल कितने अनुच्छेदों के तहत कौन कौन से मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। तो देखिए दोस्तों, एक बार हम सभी के बारे में सामान्य सी जानकारी ले लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं दोस्तों समानता के अधिकार की। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार है दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18। उसी प्रकार दोस्तों हम बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है दोस्तों, हम बात करते हैं 19 से 22। इसी प्रकार हम बात करें तीसरे नंबर पर तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 23 और 24 में। उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28। एक है दोस्तों शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, ये अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। तो इसका उल्लेख है दोस्तों अनुच्छेद 29 और 30 में। और देखिए दोस्तों अनुच्छेद 31 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें मूल संविधान में उल्लेखित था संपत्ति का मौलिक अधिकार। परंतु दोस्तों संपत्ति के मौलिक अधिकार को अगर हम बात करें तो 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया। तो जो 6वें नंबर का मौलिक अधिकार होगा दोस्तों वो होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार, तो देखिए दोस्तों इसका उल्लेख है अनुच्छेद 32 में। देखिए दोस्तों हमारे जो संविधान निर्माता यानी कि हम कहें संविधान के शिल्पकार भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को दोस्तों संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम इन 6 जो मौलिक अधिकार हैं उनका स्टेप बाय स्टेप हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, हो जाएगा, इस वजह से इस वीडियो में हमने संविधान की पृष्ठभूमि के बारे में जाना और संविधान के अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 के बारे में चर्चा की। अब आगे जो वीडियो है उसमें हम दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 3 में जितने भी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए उनके संबंध में हम स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और आने वाले जो वीडियो हैं उसमें हम जल्दी आपके सामने लेकर आएंगे संविधान में मौलिक अधिकार, अगर हम बात करें समानता के मौलिक अधिकार की 14 से 18 की। थैंक यू दोस्तों।